हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के सेशन को। देखिए, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर कंप्लीट रिवीजन किया था आपके इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है। तो जिन्हों बच्चों ने हमारे जो पुराने लेक्चर्स को नहीं लिया है तो उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट सेशन को ले सकते हैं, ठीक है। और मैंने 4 वीडियोज़ में कवर किया है इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट, और उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, आप वहाँ से उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे देखिए इंडियन पॉलिटी का सेशन। तो जितने भी हमारे बच्चे जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया का कोई भी एग्जाम है, बिकॉज जनरल आपका जो स्टडी होता है उसका पोर्शन हर एग्जाम के अंदर होता है, ठीक है। तो और उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं हमारे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से, ठीक है। तो मैंने इकोनॉमी को तो ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो जितने भी हमारी इकोनॉमिक्स के अगर बच्चों की प्रिपरेशन रहती है तो वहाँ से कवर कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी के टॉपिक को। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए कौन कौन से टॉपिक हमें स्टडी कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट के अंदर। देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देखिए, पॉलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे मेनली क्या होते हैं, इसी से पूछे आते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कब बना, कौन कौन से लोग फॉर्मेशन हमारे जो पार्टिसिपेट करे, कौन कौन सी कमेटीज़ हैं, ठीक है, और क्या क्या इसके बेसिक फीचर्स हैं, प्रीएम्बल क्या है। तो सारा डिटेल को हम बहुत अच्छे से देखेंगे और बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। हमारे जो लेक्चर का जो टाइम होगा मेनली 45 से 50 मिनट होगा, ठीक है। और हम 3 से 4 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देंगे, यानी कि आपका क्या है 3 to 4 आवर में कंप्लीट पॉलिटी हो जाएगा। तो अगर आपने पॉलिटी रिवाइज करनी है तो आप क्या है, बस एक दिन पर्टिकुलर आप 3 से 4 घंटे दीजिए और आपका कंप्लीट पॉलिटी कवर हो जाएगा इसी के अंदर, ठीक है। क्योंकि 3 से 4 घंटे में आप क्या है अपने पूरा पॉलिटी कवर कर लोगे। और आपने जिन लोगों ने अभी पहले इकोनॉमी करना है तो इकोनॉमी को मैंने ऑलरेडी कवर किया है, वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे द एक्ट पासिस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो इंप्लीमेंट होने से कौन कौन से पहले जो उससे एक्ट आए थे, जैसे बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, ठीक है, और आपका हमारे जितने भी आपके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो एक्ट थे हमारे जो कि इससे पहले आए थे और जिनका जो डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा रोल है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के अंदर, वो सारे एक्ट्स को देखेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसको देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया कैसे गया, कौन कौन सी कमेटीज़ थी, ठीक है, कौन कौन से जो पर्सन्स थे जो कि हमारे इन्वॉल्व थे और जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी बार इनका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इस टॉपिक को कवर करेंगे। और उसके बाद हम कवर करेंगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं हमारे, क्या क्या इसके फीचर्स रखे गए हैं जो कि हमें आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इन जनरल भी आपको देखिए, अगर नॉर्मली आप अगर कोई एग्जाम भी नहीं दे रहे हैं तो आपको इंडियन पॉलिटी या फिर इंडियन गवर्नेंस के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे गवर्नमेंट जो हमारी क्या करती है, रूल करती है हमारे कंट्री के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जितने भी हमारे मेजर कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से संशोधन हुए हैं, ठीक है। तो हम देखिए, हम वीडियो को हम क्या करें, दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, चाहे हम बात करें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे बात करते हैं हिंदू मीडियम के लिए, ठीक है। क्योंकि जो वीडियो रहेगा वो दोनों के लिए कंफर्टेबल फील करे पाएँ जो भी हमारे स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, देखिए। और सेकेंड टॉपिक हम कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देखेंगे, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि आप डीपीएसपी, इसके बाद हम डीपीएसपी को कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं, कौन हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी होती हैं, यानी कि कौन हमारा कानून बनाती हैं, कौन हमारे जो लॉ को क्या करती हैं, इंप्लीमेंट करती हैं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे जुडिशरी, जो हमारी इंडिया की जुडिशरी है वो कैसे काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, देखिए स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी हमारी 2 चीज़ें पढ़ेंगे हम, जैसे हम सेंटर के अंदर पढ़ते हैं, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी और एक लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। एक बॉडी जो कि हमारी क्या करेगी, काम करेगी, जो इंप्लीमेंट करेगी लॉ को, यानी कि कार्यपालिका, और दूसरी क्या है आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि जो क्या करेगी, हमारे लॉ को फॉर्म करेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे पंचायती राज। जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्या उसके जो मेन फीचर्स हैं और कहाँ कहाँ पे इनको देखा जाता है, ठीक है। क्या क्या इसके हमारी बेसिक फंडामेंटल जो रूट्स हैं जो जहाँ से निकल के आया, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे, देखिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट हमारे जो टॉपिक है जिसपे हमारे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी फाइनेंशियल हमारी जो बॉडीज़ हैं, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, कौन कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनाई गई हैं, ठीक है, उनका मेंशन उसके अंदर नहीं है, तो उन बॉडी को हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। और कौन कौन सी बॉडीज़ हैं उन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। और देखिए चारों वीडियो के बाद हम एक क्वेश्चन का वीडियो रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपकी जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से लेके चल पाएँ और आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली स्ट्रेटजी रहेगी हमारी इंडियन पॉलिटी के बारे में। और ऐसे ही मैंने इंडियन इकोनॉमी को ऑलरेडी कवर किया है, तो जिन लोगों ने देखिए इंडियन इकोनॉमी नहीं लिया है, आप इंडियन इकोनॉमी वहाँ से लीजिए, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है, आप चाहे बात करते हैं एसएससी जेई है, सीजीएल है, एनटीपीसी का एग्जाम है, या फिर आपका आरआरबी जेई है, ठीक है,
और आपके जो रिसेंट आने वाले जितने भी एग्जाम है, जैसे आपका राजस्थान जेईएन का एग्जाम है, ठीक है, तो सब में हमारा जो पोर्शन है वो सब में कॉमन ही रहता है बट बेसिकली। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए आज के हम टॉपिक में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक हमारा जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें देखेंगे कि कैसे चीज़ों को लेके चला गया और क्या क्या चीज़ें हमारी इसको लेके हमारी जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे द एक्ट पास बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लगने से पहले कौन कौन से एक्ट पास करे गए, और हमारे उसके बाद कौन कौन से जो हमारे स्टेप्स फॉलो किए गए इसको मेकिंग के लिए, कौन कौन सी कमेटीज़ थी जो फॉर्म करी गई, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी जो इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रीएम्बल, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कब इसको अमेंडमेंट करा गया, कब इसको इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। फीचर्स देखेंगे हमारे जो बेसिक फंडामेंटल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके बाद देखेंगे हमारा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, कौन कितने कितने हमारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, कितने संशोधन बिल पास हुए हमारे, इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे आज के वीडियो के अंदर, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के अंदर। देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारा द एक्ट पास बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या, देखिए जब हमारा जो ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर, तो ब्रिटिश रूल होने के बाद तो जैसे हमारी चीज़ें चलती रही, तो उन्होंने देखा कि भाई किसी भी कंट्री को रूल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। अब एक्ट्स जो पास करने के लिए हमारा क्या होता है, जो हमारी जो ब्रिटिश रूल होता है एक प्रॉपर एक जो फॉर्म रखती है, अपना तरीका रखते थे ये लोग कि एक ऐसा एक्ट पास किया जाए जिसके अंदर बहुत सारे हमारे जो क्लॉज होते थे कि इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करेंगे हम, ठीक है। एक प्रॉपर हमारा क्या रहेगा, गवर्नर जनरल रहेगा या वाइसराय रहेगा, तो हर एक्ट की कुछ खासियत होती थी, ठीक है। और एग्जाम के अंदर देखिए बेसिकली पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के जो कुछ फीचर पॉइंट थे वही पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज क्या है जब आप डेप्थ में जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट होते हैं आपके, क्या हो जाते हैं, जंबल हो जाते हैं, ठीक है। और आपको जंबल्स नहीं होना है, आपको बस देख लिए रखना है कि भाई कौन सा एक्ट है और उसके कौन कौन से जो हमारे क्या है की फीचर्स हैं। की फीचर का मतलब क्या है कि उस एक्ट के जो हाईलाइट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट हमारा 1773 का। अब रेगुलेटिंग एक्ट देखिए क्या था, अब जब ब्रिटिश जो हमारी गवर्नमेंट थी हमारी, उन्होंने क्या है एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जिसके तहत उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस करे, क्योंकि ये हमारे देखिए दोनों काम कर रहे थे। एक तो ये पॉलिटिकली हमारी क्या कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, प्लस इकोनॉमिकली ये क्या है ये बिजनेस पर्पज से भी कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो भी इनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ भी हो रही थी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, तो दोनों चीज़ों को ये क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो इसको बहुत अच्छे से चलाने के लिए इन लोगों ने क्या करा, एक एक्ट आया जिसका नाम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए काफ़ी सारे एक्ट बीच बीच में मैं स्किप भी करूंगा जो कि हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो मैंने वही एक्ट को बार बार लिया है जो हमारे जैसे बात करता हूँ यूपीपीएससी है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एनटीपीसी है, इनमें काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं, और जो हमारे इंपॉर्टेंट है हम आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं इतने एक्ट तो आपके किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो देखते हैं देखिए क्या क्या हमारे फीचर्स थे इसके। तो सबसे पहला फीचर देखिए इसका था हमारा द फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारा बनाया गया हमारे इंडिया का, वो था हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, देखिए एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, तो सभी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था हमारा जो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। जो हमारे बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे कौन थे, हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इसमें पहले सबसे पहली स्टेटमेंट इसमें ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है, और वो किस एक्ट में आया था ये चीज़, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसी टाइम पे हमारा क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और हमारे देखिए यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट और जो कब हुआ था हमारा, ये हुआ 1773 के अंदर कलकत्ता के अंदर। तो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब बना, तो वो बना हमारा 1773 के अंदर। किसके टाइम पे बना, उस टाइम पे हमारे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। और कहाँ पे बना, कलकत्ता के अंदर, ठीक है। तो इसको इस टॉपिक से आपको इतना इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। और देखिए उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है हमारा, देखिए जो फर्स्ट जज है हमारे, देखिए पहले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो कौन से थे, ये इसका क्वेश्चन का कई बार पूछा जाता है, वो थे आपके एलिजा एमपी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक नेम है, आपको याद रखना है, वो उनका नाम क्या है, एलिजा एम्पे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, ठीक है। हमारे जो ये हमारा क्या है ऑप्शन हमारा ये रहेगा, जब आपके अगर कोई मल्टीपल चॉइस आता है तो आप वहाँ से आप इसको एक्सपेक्ट कर पाओगे कि आपको पता है कि भाई मैंने ये हमारे क्या है लेक्चर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। और उसका देखिए की पॉइंट क्या है, दिस एक्ट वाज फर्स्ट इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये देखिए पहला ये हमारा क्या था, इंटरवेंशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू रेगुलेट करने के लिए, किसके लिए, हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी, ठीक है, इसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया। तो ये तो देखिए इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है
पहले। बेसिकली इन एक्ट का मेन फीचर क्या क्या होता था कि भाई कैसे चीज़ों को पॉजिटिव लेके चला जाए और जनता के अंदर क्या है विद्रोह ना भड़के और उनको लगता रहे कि हमारे बेनिफिट के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं, और इंडिया के ऊपर वो अच्छे से स्मूथली रूल कर पाएँ। ठीक है, हर एक्ट का बेसिक मोटो वही होता था और कुछ कुछ चेंजेस लाते थे वो लोग, ताकि क्या है लोगों को लगता रहे कि चेंजेस अच्छे हो रहे हैं, उनके फेवर में हो रहे हैं और चीज़ें बहुत अच्छी लेके चली जा रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे देखिए बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, इसी टाइम पे हमारा जो कोलकाता के अंदर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, और हमारे उसके पहले हमारे क्या थे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो थे एलिजा इम्पे। और बात करते हैं, देखिए उसी टाइम पे हमारा क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ हमारा क्या करा है, देखिए गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो कई बार पूछ लेते हैं कि अभी कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, तो वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ठीक है, इसको इतना इस एक्ट से आपको ध्यान रखना है इतनी चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जब ये सारी चीज़ें देखिए चलती रहीं तो उस टाइम पे क्या हुआ, फिर नेक्स्ट हमारा जो आया एक्ट उसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है, तो इसको क्या आपको ध्यान में रखना है। तो पिट्स इंडिया एक्ट कई बार सबसे पहले पूछते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट हमारा कब आया भारत। ठीक है, ये आया आपका 1784। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1784। इस टाइम पे देखिए क्या हुआ, इस टाइम पे इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया। बेसिकली पहले होता क्या था, हमारा जब जो हमारा गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो दोनों चीज़ों को होल्ड करता था। ठीक है, वो हमारा क्या करता था, आपका पॉलिटिकल चीज़ों को भी देखता था, फिर आपका फाइनेंशियल यानी इकोनॉमिकल चीज़ें भी देखता था। बट इन्होंने क्या करा, इसके बाद थोड़ा सा चेंज किया। इस एक्ट में इन्होंने मेंशन किया कि हमारा क्या है, इसको बाइफरकेट किया जाएगा पावर्स को, और यहाँ पे बनाए जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, एक तो आपको बनाए जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा बनाया जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो क्या करेंगे, हमारे कॉमर्शियल अफेयर्स को। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो क्या करेंगे, कॉमर्शियल अफेयर्स। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, देखिए कॉमर्शियल अफेयर का मीनिंग क्या है, हमारे जितने भी पैसे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो हमारे जितनी भी मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे करेंगे बोर्ड ऑफ आपके कितने डायरेक्टर्स थे। ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हैं वो क्या करेंगे आपके, वो करेंगे आपके देखिए रेगुलेट करेंगे सिविल गवर्नमेंट को देखेंगे। ठीक है, और आपके मिलिट्री को देखेंगे और पॉलिटिकल जितने भी चीज़ें हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, देखिए एक तरीके से क्या है प्रॉपर एक हमारा क्या है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये काम देखेंगे और बोर्ड ऑफ हमारे जो कंट्रोलर हैं ये काम देखेंगे। जैसे बेसिकली अभी क्या है डिपार्टमेंट बना दिए हुए कि होम मिनिस्ट्री क्या है आपका इंटरनल देखेगी, जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो हमारा विदेशी चीज़ों को देखेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद भी हम डिपार्टमेंट बनाते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने चीज़ों को अच्छे लेके चल पाएँ और अच्छे से वो गवर्न कर पाएँ इंडिया के ऊपर, तो इन्होंने क्या करा, इस लॉ को पब्लिश किया। ठीक है, तो मेन इसका फीचर क्या था, यहीं पर हमारा क्या हुआ, बेसिकली बाइफरकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट्स या बाइफरकेशन ऑफ द पावर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो क्या करेंगे, कॉमर्शियल पावर को संभालेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे वो हमारे मिलिट्री और सिविल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल कंट्रोल देखेंगे हमारे कंट्री के ऊपर। ठीक है, ये हमारा बेसिक फीचर था पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। अब देखते हैं, देखिए अगला हमारा क्या था इसका बारे में जो मेन की पॉइंट है, तो मेन की पॉइंट था देखिए दिस एक्ट ड्रू द बिटवीन द कॉमर्शियल कंट्रोल एंड द पॉलिटिकल कंट्रोल। इसी एक्ट ने ही क्या करा, हमारा एक एक्चुअल में हमारा क्या है कंट्रोल करा हमारे इंडिया के ऊपर पॉलिटिकली और हमारे क्या है इकोनॉमिकली। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या है प्रॉपर डायरेक्टर बना दिए, दोनों के बोर्ड बना दिए, ताकि क्या है चीज़ों को बहुत मिक्सअप ना हो पाए और चीज़ें क्या हो पाए वो जंबल ना हो पाए। ठीक है, पहले क्या होता था कि भाई एक ही आदमी दोनों चीज़ संभाल रहा है, तो बीच में लूप होल हो जाते थे। कई बार क्या होता है कि इन पर बहुत अच्छे से रिवेन्यू नहीं पहुंचता था, तो उस सब चीज़ों को हमारा क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए और रोकने के लिए इन्होंने क्या करा गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट एक्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1813। अब देखिए, अब जब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हमारा कौन सा एक्ट आया, चार्टर एक्ट। इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आ रहे थे, तो अब यहाँ से हमारा क्या है चार्टर एक्ट स्टार्ट होंगे। तो चार्टर एक्ट देखिए 1813 की क्या क्या चीज़ें थी, इनका बेसिकली मेन था जो की पॉइंट था वो आपका था एंड ऑफ मोनोपोली। देखिए मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है, मोनोपोली, ठीक है, ये मैंने इकोनॉमिक्स में पहले डिस्कस किया था। मोनोपोली का मीन होता है देखिए सिंगल सेलर और वेरियस या मैनी बायर्स। ठीक है, मतलब क्या है कि एक मार्केट के अंदर, ठीक है, अगर मार्केट के अंदर एक ही कंपनी है, मान लो, ठीक है, मान लो कोई कंपनी एक्स है, वो अपना वॉशिंग मशीन बेच रही है, ठीक है, और आप बहुत सारी जो हमारी कंट्री के अंदर उसी की शॉप है, उसी के रिटेल शॉप है, उसी के आपके जो शोरूम्स हैं, तो क्या होगा देखिए
लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि भाई वो क्या खरीदे, ठीक है। उनको अगर वॉशिंग मशीन लेनी है तो आप इसी से खरीद पाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे कंपनी जब चाहो प्राइस बढ़ा सकती है, जब चाहो प्रोडक्ट में चेंज कर सकती है, बिना इन्फॉर्मेशन के हमारी प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर सकती है, चाहे वो डिजायर्ड चेंज हो चाहे ना हो। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे जो कंट्री होगी, जो क्या होगी, वो मोनोपोली को फेस करेगी और लोगों को क्या होगा, बहुत एक्सेस प्राइस देना होगा और जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारी कंडीशन थी पहले थी हमारी, तो चार्टर एक्ट 1813 ने क्या करा, मोनोपोली को ब्रेक किया, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई अब जो बाकी जो हमारी कंपनीज हैं, चाहे वो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो आपके जो दूसरे मैन्युफैक्चरर हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा चार्टर एक्ट के हमारे जो 1813 के अंदर एंड ऑफ मोनोपोली हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से आपके एक्ट के अंदर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन पूछा ऐसे जाएगा कि इन विच चार्टर एक्ट द मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी टर्मिनेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1813, 1813 के चार्टर एक्ट में इसको कंप्लीटली क्या कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट की पॉइंट है हमारा, ओनली द मोनोपोली ऑफ टी विद चाइना इज इनएक्टेड। यानी कि क्या है, बट मोनोपोली तो खत्म हुई है, देखिए भैया, लेकिन मोनोपोली खत्म होने के बाद लेकिन जो चाय है, ठीक है, जो टी के ऊपर जो मोनोपोली है वो हमारी क्या रहेगी, वो एज इट इज रहेगी, वो इनएक्टेड रहेगी, ठीक है। जो हमारी टी के ऊपर मोनोपोली है विद चाइना, तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे 1813 के अंदर मोनोपोली कंप्लीटली क्या हो गई, इनएक्टेड हो गई, बट किसकी नहीं हुई, टी की नहीं हुई, विद कौन सी कंट्री के साथ, चाइना के साथ वो मोनोपोली चलती रही, यानी कि कोई और उसको क्या करेगा, उसको एक्सपोर्ट नहीं करेगा, यानी कि उसको नहीं बेचेगा, ठीक है। वहां पर हमारा सिंगल सेलर बन के रहेगा हमारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ये हमारे क्या है, की पॉइंट्स है आपके चार्टर एक्ट 1813 के, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट एक्ट है आपका चार्टर एक्ट 1833, 1833 का चार्टर एक्ट। अब इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस आए। आप देखिए जैसे जैसे चेंजेस आते रहेंगे हमारा, वैसे वैसे हम पास आ रहे हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने के, क्योंकि ये धीरे धीरे जब हमारे ये चार्टर एक्ट आते रहे थे तो इनसे क्या हो रहा था, इंडियन जो पॉपुलेशन है उनको भी चीज़ें अवेयर हो रही थी, ठीक है। नए नए प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहे थे और जो हमारी जो मार्केट का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी बढ़ रहा था, नई नई चीज़ें अवेयर हो रही थी लोगों को, ठीक है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो रहा था, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लोगों के अंदर एक जागरूकता आएगी, अवेयरनेस हो जाएगी कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। क्योंकि उनको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर जैसे जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाए, फिर आगे जाके स्कूल्स बनाए, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, तो उनको पता लगेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, इनका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट भी आ रहा था हमारे जो इंडिया की जो जितनी भी पॉपुलेशन थी, जितनी भी हमारे जो पीपल्स थे इंडिया के, ठीक है, इन सबको काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट भी मिल रहा था हालांकि। बट इनका मेन मोटो था क्या, कि इंडिया के ऊपर एक लॉन्ग टर्म के लिए रूल करना, और ताकि कोई भी आपका क्या हो, विद्रोह भी ना हो, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए, और देखिए अब बीच में हमारे इसी टाइम पे क्या हुआ, देखिए 1757 में आपने ध्यान रखना है, देखिए 1757, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ आपका, वॉर ऑफ प्लासी, ठीक है। और आपका 1764 के अंदर हुआ आपका वॉर ऑफ बक्सर। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस करूंगा आपके हिस्ट्री के लेक्चर के अंदर डिटेल में, तो आपको क्या है, जो सन याद रखनी है। 1757 में हुआ आपका वॉर ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध, और 1764 में हुआ वॉर ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर का युद्ध या बक्सर की लड़ाई, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट था, उसके क्या क्या की फीचर थे, उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए ब्रिटिश गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। देखते हैं, देखिए हमारा फर्स्ट चेंजेस था हमारा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले क्या था हमारा, देखिए पहले एक्ट के अंदर क्या करा इन्होंने, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था हमारा, उसके अंदर जो हमारा कौन सा था, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके अंदर इन्होंने क्या है, गवर्नर को ऑफ द बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, जो कि थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और अब इसमें क्या करा इन्होंने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कन्वर्ट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कई बार पूछेंगे हमारे, कौन से चार्टर एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कन्वर्ट किया हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, तो आपका हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज जितना डेप्थ में आप जाओगे चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कलेक्शन ऑफ डेटा हो जाएगा, और मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके यूपीएससी तक के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछता यूपीएससी भी, ठीक है। एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबको ये इसका प्रोवाइड हो पाए नॉलेज, और मुझे पता लग पाए कि कितने बच्चे इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो इस टाइम पे देखिए क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है।
अब ये देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, मोनोपोली पूरी तरीके से खत्म हुई, ठीक है। फ्री ट्रेड फॉर ऑल, देखिए पहले भी मोनोपोली हुई थी, बट आप क्या है, चाय वगैरह की जो मोनोपोली थी वो भी कंप्लीटली क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई, और सबके लिए ट्रेड ओपन हो गया कि हम एक तरीके से क्या है, ओपन मार्केट है कि नंबर ऑफ सेलर्स होंगे और नंबर ऑफ बायर्स होंगे, कोई भी कितने भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, प्राइस कम ज़्यादा हो जाएंगे, वहाँ पे कस्टमर को लॉट ऑफ वैरायटीज़ मिलेंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा क्योंकि कंपटीशन होगा अच्छा अगर मार्केट के अंदर, तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छे बनाने के लिए क्या करेगी, काम करेगी, डेवलप करेगी, ठीक है। जैसा कि अभी मार्केट में आप क्या है, आपके पास अगर कॉलगेट लेने जाते हो तो आपके पास बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, ठीक है, पेप्सोडेंट है, कॉलगेट है, बबूल है, और दुनिया भर के आपके पास क्या है सोर्सेज हैं, आपके पास बहुत सारे आपके पास क्या है अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन चेंज हुआ, आपकी एक तो मोनोपोली कंप्लीटली खत्म हो गई। दूसरा क्या था, गवर्नर जनरल को हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। थर्ड जो चेंज था वो हमारा था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या थे हमारे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो पहले क्वेश्चन था हमारा जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, आपके कौन थे, आपके बताइए, अभी मैंने डिस्कस किया है, वो आपके थे देखिए वॉरेन हेस्टिंग, और आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं आपके देखिए वो हैं आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो आपको याद रखना है हमारा इनका नाम, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, ठीक है। और इसी टाइम पे देखिए क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ आपका इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, देखिए अब इंडिया के लोगों को क्या करा गया, पढ़ाई लिखाई से भी हमारा क्या करा गया, रूबरू कराया गया। अब इसका मोटो क्या है, अब कई बार आपके दिमाग में आएगा भाई अंग्रेजों का ये मोटो क्यों था कि भाई वो क्या करें, उनको पढ़ा लिखा जो एम्प्लॉय क्यों चाहिए। बेसिकली क्या था, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई तो उसके अंदर क्या है, जो आपके जो टॉप ऑफिशियल थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे, लेकिन काम करने वाले जो क्या थे हमारे, वो इंडियन वर्कर थे। तो उन वर्कर के लिए सुपरवाइजर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, ठीक है। तो उनको लगा कि काफ़ी ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हमें जो वहाँ से क्या करने पड़ेंगे, लोगों को बुलाना पड़ेगा, क्यों ना हम क्या करें, कुछ स्कूल्स और कॉलेज बनाएं और ये लोगों को पढ़ाएं, ताकि क्या हो कि इनके थोड़े से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा और उनको एक अच्छे वर्कर मिलेंगे कम से कम जो नेग्लिजिबल प्राइस के अंदर, ठीक है। बिकॉज वहाँ से अब लोग आएंगे तो उनको सैलरी पे करना पड़ेगा, उनको अकोमोडेशन देना पड़ेगा, तो यहाँ के लोगों को क्यों ना पढ़ाया जाए। तो उनका एक ये आइडिया था, ठीक है। तो क्या करा गया, 1833 चार्टर एक्ट में बोला गया कि हमारा इंग्लिश एजुकेशन कंपलसरी करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, हमने इन्होंने स्कूल्स बनाए, ठीक है, ताकि हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है, इंडिया के जो यूथ था, उनको पढ़ाया जाए, उनको, ताकि वो उनके अंडर काम कर सकें, उनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी उनके जो बिजनेसेस थे, ठीक है। और तो ये हमारा क्या था, एक मेन की पॉइंट था हमारा। ही वॉज द देखिए लेजिस्लेटिव पावर ओवर द एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास। और ये क्या है, बेसिकली लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई जो पूरे इंडिया के ऊपर, ठीक है, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास इन दोनों के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मेन की पॉइंट है हमारे चार्टर एक्ट 1833 का। और लास्ट पॉइंट देखते हैं, देखिए द कॉमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर पुटेड एंड टू। और देखिए जो कॉमर्शियल एक्टिविटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कंप्लीटली क्या हो रही थी, खत्म सी हो रही थी, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर बस उन्होंने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल रखा हुआ था, कॉमर्शियल कंट्रोल क्या कर दिया था अपना, धीरे धीरे बहुत कम कर दिया था, और मार्केट को ओपन कर दिया था इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए, फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ओपन मार्केट हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा उनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा रहा, और अपने बात करते हैं देखिए, और आपका इकोनॉमिकल इंटरफेरेंस क्या रहा है, वो धीरे धीरे कम होता गया, ठीक है। अब देखते हैं देखिए 1853 चार्टर एक्ट। अब देखिए 1853 का चार्टर एक्ट ये क्या कहता है, ठीक है। देखिए इसका जो मेन सबसे पहले जो की पॉइंट था आपका, द लास्ट चार्टर एक्ट था हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या थे, चार्टर एक्ट ना के हमारे आते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत सरकार के जो आपके अधिनियम थे, भारत सरकार के जो एक्ट थे, ठीक है। तो इससे पहले देखो हमारा क्वेश्चन बनेगा कि लास्ट हमारा चार्टर एक्ट कब आया, वो आया आपका 1853 के अंदर, ठीक है। दिस इज द लास्ट चार्टर एक्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और देखिए इस चार्टर के बारे में देखते हैं, हमारा क्या था, एग्जीक्यूटिव फंक्शन हमारा किसको दे दिया गया, हमारा गवर्नर जनरल काउंसिल को दे दिया गया, ठीक है। और द सिविल सर्विसेज आर मेड एक्सेसिबल टू द इंडियंस। और इसी जो चार्टर एक्ट में बोला गया कि जो हमारे जो भारतीय लोग हैं, ठीक है, जो इंडियन पीपल हैं, इनको क्या करा गए, जो सिविल सर्विस है, ठीक है, जो सिविल सर्विस है हमारी, इसके अंदर क्या करना गया, इनको एक्सेसिबल करा दिया गया, इनको एलिजिबल दे दिया गया कि भाई आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो, आप लोग भी ऑफिसर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जॉब कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारी अभी क्या है आईएएस ऑफिसर होते हैं, वैसे ही उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए लोग क्या करते थे, एग्जाम लेते थे, और वो एग्जाम के लिए लेने के लिए इन्होंने ऑलरेडी पहले स्कूल्स बनाए थे, मैंने डिस्कस किया पुराने चार्टर एक्ट के अंदर, ठीक है। 33 यानी कि देखिए 33 और ये 53 करीब 20 साल का डिफरेंस है, ठीक है। तो जब लोग काफ़ी पढ़ गए तो इन्होंने सोचा कि भाई अब इन लोगों को ऑफिसर बना सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छे से लेके काम कर पाएँ और उनकी अच्छे से क्या कर पाएँ, खिदमत कर पाएँ, ठीक है।
तो देखा जाए तो चीनों चीज़ों को इन्होंने क्या करी थी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोची हुई थी। बहुत इनका जो विज़न था वो बहुत क्या था, बहुत आगे तक का विज़न था। जब इनको पता था कि भाई लोग पढ़ेंगे तो आगे जाके इनको क्या करेंगे, हम नौकरी भी देंगे, अपने अंडर काम कराएंगे और इन्हीं से क्या है, इन्हीं के पैसे से और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वसूल करके हम क्या ले जाएंगे, अपने देश ले जाएंगे। ठीक है, तो ये मेन इनकी मोटो था कि हमारे इंडिया के अंदर रूल करने का, और इंडिया के अंदर मेनली क्या करना पड़ेगा, अपना लोगों को क्या कर पाएँ, अपने लोगों को अपना बेनिफिट मिल पाए और अपने जो सत्ता है उसको अच्छे से क्या कर पाएँ, बड़ा कर पाएँ। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारा देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 4 मेंबर वाज प्रोवाइडेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए जो हमारी केंद्रीय आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है आपकी जो केंद्र की, उसमें क्या कर दिया गया, 4 मेंबर को प्रोवाइड कर दिया गया, 4 मेंबर को रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया। यानी कि 4 जो भारतीय जो लोकल रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे वो हमारी केंद्रीय जो विधान परिषद है उसके लिए क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया, उसकी अनुमति मिल गई। यहाँ पे धीरे धीरे मतलब क्या है, लोगों को भी लगने लगा कि हाँ भाई ये तो हमारे बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा चीज़ें थोड़ी सी क्या है आगे जाके डिफरेंट होती गई। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, जब सारी चीज़ें बढ़ती गई तो बीच में काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, शोषण होने लगा। तो उसी टाइम पे हमारा क्या है 1857, अब आपको पता है 1857 जो कि मैं हिस्ट्री में डिस्कस करूंगा ऑलरेडी अच्छे से। तो आपको अब इसी बीच में क्या हुआ, 1857 का एक विद्रोह हुआ और काफ़ी मास स्केल पे हुआ। ठीक है, और इस विद्रोह ने क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए और जो हमारी जो सत्ता थी हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ये बिल्कुल एक तरीके से क्या हो गई, बिल्कुल सहम गई कि भाई ऐसा है, अगर विद्रोह अभी आया है और इसके बाद अगर विद्रोह आता है तो इसके बाद क्या होगा कि हमें छोड़ना पड़ेगा इंडिया को। ठीक है, हमारे भारत देश को छोड़ना पड़ेगा। तो उनको ये चीज़ लगने लगी। तो इसके बाद जैसे आप जब आपने देखा होगा जैसे 1947 तक ये सब चीज़ें बहुत चरम पे थी और उसके बाद आज़ादी मिली हमें। तो ये क्या है, एक उसी तरीके से अगर बोलते हैं कि पहला स्वतंत्रता का हमारा जो विद्रोह है, ठीक है, मास स्केल पे, तो 1857 का रिवोल्ट ही है। ठीक है, 1857 की जो क्रांति है यही हमारा क्या है, बहुत बड़ा विद्रोह था हमारा आज़ादी को लेके। और इसमें काफ़ी सारा चीज़ें थी और जो सैनिकों ने, जो सिपाही विद्रोह बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको जो डिटेल है वो मैं डिस्कस करूँगा आपके हिस्ट्री के लेक्चर के अंदर। तो इसी बीच में देखिए 1857 का रिवोल्ट हुआ और उसके बाद हमारा क्या हुआ, आपका पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858, यानी कि इस लड़ाई के जस्ट 1 साल बाद। ठीक है, और उसमें धीरे धीरे चीज़ें हमारी क्या हुई, फेवर में और आना स्टार्ट हो गई इंडिया के अंदर। ठीक है, देखिए क्या क्या की पॉइंट्स है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका सबसे पहला की पॉइंट क्या है हमारा, देखिए फर्स्ट पहला की पॉइंट है एंड ऑफ द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो क्या है, ऑलमोस्टली क्या करने लगे, वो कम होने लगा। इसमें क्या है, इंटरफेरेंस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और हमारे इंडियन जितने भी ऑफिसर्स थे, इंडियन जितने भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, अब धीरे धीरे क्या होने लगे, वो सक्रिय होने लगे और उनका थोड़ा सा क्या है, भूमिका बढ़ने लगी पिक्चर के अंदर। ठीक है, और फिर देखते हैं, देखिए कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और देखिए जो गवर्नर जनरल हैं उनको क्या कर दिया गया, वायसराय बना दिया गया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे हमारे इंडिया के, उसको क्या बना दिया गया, वायसराय ऑफ द इंडिया। और फर्स्ट वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आर द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग हमारे क्या थे, पहले वायसराय थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वर एबॉलिश्ड। और जो भी देखिए हमारे जो क्या है, जो हमारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अभी जैसे मैंने बताया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया था। ठीक है, अब ये किस लिए बनाया था, मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो क्या करेंगे, हमारे ट्रेड को देखेंगे, इकोनॉमिक आपकी एक्टिविटीज़ देखेंगे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेंगे, हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देखेंगे, मिलिट्री एक्टिविटीज़ देखेंगे। ठीक है, तो इनको कर दिया गया है एबॉलिश, मतलब ये कोई भी अब क्या है आपके काम में नहीं रहेंगे। तो सेंट्रलाइज पावर दे दी गई हमारे वायसराय को। ठीक है, A new office of Secretary of the State was created with the 15-member Council of India to assist him। और एक नया हमारा सेक्रेटरी स्टेट ऑफ द स्टेट बनाया गया जिसमें 15 मेंबर काउंसिल ऑफ द इंडिया टू असिस्ट हिम। ठीक है, और उसमें क्या है, भारतीयों की भी जो हमारी भागीदारी क्या कर दी गई, अलाउड कर दी गई। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट की पॉइंट है हमारा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। ये नहीं है कि भाई आपका स्टेट गवर्नमेंट में अलग चला रहा है, दूसरे स्टेट में अलग चला रहा है, तो प्रोविंशियल ना हो के हम सेंट्रलाइज कर दिया पावर को। ठीक है, जैसे अभी क्या है, हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब कुछ कंट्रोल करती है, उसके बाद जो सारे हमारी स्टेट की इंडिविजुअल गवर्नमेंट है जो कि उसके अंडर काम करती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसी तरीके से इन लोगों ने क्या है, सेंट्रलाइज करा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को। तो ये हमारे की फीचर्स थे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 1905 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इस टाइम पे क्या हुआ, मेनली क्या हुआ, देखिए इस टाइम पे हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल। और इस टाइम पे हमारा देखिए कौन था, लॉर्ड कर्जन।
ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कम से कम 99% क्वेश्चन अगर 1905 के इंडियन काउंसिल से आता है तो यही पूछा जाता है कि बंगाल के विभाजन पे हमारे कौन थे, अभी जो सत्ता में थे वो आपके लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है आपके। और उसके बाद जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का सन पूछते हैं तो वो भी उसका आंसर क्या हो जाएगा 1905, 1905, ठीक है। उसके बाद आया आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1906। उसमें देखिए क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। ये क्या है हमारा पॉलिटी का जो क्या है बहुत ज़्यादा हॉट क्वेश्चन है। हॉट क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, जो क्या होता है कि जिसके आने के आपके क्या है 9 स्टार क्वेश्चन बोलता हूँ मैं स्टार रेटिंग के हिसाब से कि सब 9 स्टार क्वेश्चन है, इसको आने के क्या है मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कब हुई हमारी 1906 के अंदर, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या है मुस्लिमों में फूट डलनी स्टार्ट हुई कि भाई उनको लगने लगा कि चीज़ें देखिए हमारे फेवर में नहीं हो रही हैं, फिर धीरे धीरे चीज़ें क्या होने लगी, बाइफरकेट होने लगी हिंदू मुस्लिम को लेके, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है डिमांड हुई स्वराज की, डिमांड ऑफ द स्वराज इन कलकत्ता कॉन्फ्रेंस बाय द दादा भाई नौरोजी। और स्वराज की जो आपकी देखिए पहली बार सबसे बार किसके द्वारा हुई, आपकी दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की डिमांड हुई, कहाँ पे आपका कलकत्ता कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या है एक मल्टीपल चॉइस यहाँ से बन जाएगा। देखिए मैं फैक्ट्स को बता रहा हूँ, तो इन फैक्ट्स से क्या है आप अपना छोटे छोटे जो की पॉइंट्स लिख सकते हैं जब वो भी स्टूडेंट देख रहे हैं नोट्स में, ठीक है। और एक ही पेज पर आप ऐसे बनाइए, देखिए एक पेज पर आप लिखिए कि ऐसे इसमें क्रॉस बनाइए, ठीक है। और यहाँ पर लिखिए चार्टर एक्ट की पॉइंट, चार्टर एक्ट फिर की पॉइंट, ताकि क्या है आपका 1 या 2 पेज में कंप्लीट चार्टर एक्ट आ जाएं और इसके बाद सीधा हम स्टार्ट कर पाएँ रिवीजन को, ठीक है। आपने क्या करना है, डेटा को बहुत कंसाइज रखना है, टू द पॉइंट रखना है और बहुत ही क्या होना चाहिए रिलीवेंट होना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा डेटा रखोगे तो क्या होगा चीज़ें कंफ्यूज होने लगेंगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1907। 1907 का जो काउंसिल एक्ट है वो क्या था, देखिए इन्होंने क्या करा, सूरत कॉन्फ्रेंस हुई इस टाइम पे और पार्टीशन हो गया कांग्रेस का, ठीक है। तो 1907 के अंदर जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया उसमें मेनली क्या है पार्टीशन हुआ हमारे कांग्रेस का, और कांग्रेस क्या है जो डिवाइड हो चुकी, ठीक है। 1909 जो 1909 का हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट है जिसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो कई बार पूछ लेते हैं कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है जो आपका ये कब आया, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये आया 1909 के अंदर। और इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दे दिया गया मुस्लिम्स को, ठीक है। तो ये क्या है सबसे जो हमारा क्या बोलते हैं कि बुरा जो फेज़ था हमारे कंट्री का वो यही था। वहाँ पर क्या है इतने चरम पर हो गई चीज़ें हिंदू मुस्लिम को लेके, तो उस टाइम पे क्या हो गया सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दे दिया कि हम भाई मुस्लिम लोग हैं वो अपना जो कैंडिडेट है उसको सेपरेट चुन सकते हैं अलग से वोट देके, ठीक है। और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वोट हिंदू नहीं देगा, वो क्या गया उनके लिए एक सेपरेट वोट सिस्टम दे दिया गया। पहले क्या था उनके लिए कोई सेपरेट वोट सिस्टम नहीं था कि जैसे नॉर्मल वोट लोग डालते थे वो लोग अपने जो सब लोग को वोट देते थे और उसके बाद वो एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे। बट इनको क्या एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम के लिए के तहत इनको क्या कर दिया गया, एक अलग से अधिकार दे दिया गया, जहाँ से हमारा क्या है फूट काफ़ी ज़्यादा हो गई हिंदू मुस्लिम को लेके। और फिर उसके बाद पार्टीशन के जो काफ़ी ज़्यादा केसेस अभी हम डिस्कस करें, काफ़ी ज़्यादा हमारी जो हुई कॉन्फ्रेंसेज हुई काफ़ी ज़्यादा क्या है प्रॉब्लम लेके आने लगी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका की पॉइंट देखते हैं हमारे, द नंबर ऑफ मेंबर इन द बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज। और जो हमारी प्रांतीय देखिए हमारी जो हमारी जो परिषद थी और हमारी जो केंद्रीय विधान परिषद थी, इन सब में क्या है जो हमारी नंबर ऑफ जो मेंबर्स थे उनकी जो हमारी क्या कर दी, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। और उसमें क्या है इंडिया के जो जितने भी हमारे लोग थे, हमारे भारत के जितने भी लोकल लोग थे उनको क्या कर दिया गया, पार्टिसिपेट करने की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा मिलने लगी। और इससे जो लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगा कि हाँ भाई काम हमारे फेवर में हो रहा है, ठीक है। और जो इंडियन जो हमारे क्या है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज इंड्यूस्ड इन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो भारत के सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हैं इनको क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो हमारे वायसराय थे इसमें क्या कर दिया गया, पहली बार इनको इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। तो हमारा ये हमारा की पॉइंट हो जाएगा। 1911 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1911 का भारतीय काउंसिल एक्ट। देखिए इसमें क्या क्या हमारे की पॉइंट आपको याद रखना है, आपको मेनली याद रखना है कि 1911 काउंसिल एक्ट के तहत ही हमारी जो कैपिटल थी जो कि राजधानी थी ट्रांसफ़र कर दी गई, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है। पहले कलकत्ता थी उसको बाद जो आपका जो राजधानी थी उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। 1916 के एक्ट आया, देखिए उसके बाद आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1916, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। लखनऊ पैक्ट हमारा हुआ 1916 के अंदर, इसको बोलते हैं लखनऊ समझौता, ठीक है। अभी आगे आएगा पूना पैक्ट, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है, वो किन दो लोगों के बीच में हुआ था, ठीक है।
जो कौन दो इंपॉर्टेंट पर्सन थे हमारे, ठीक है, वो कौन दो इंपॉर्टेंट पर्सन के बीच में हुआ था, पूना पैक्ट, ठीक है। और लखनऊ पैक्ट देखिए हुआ था 1916 के अंदर, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के अंदर, ठीक है। और देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। देखिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इन क्वेश्चंस का जवाब दिया कीजिए, ताकि कह रहे हैं आपको पता लगे कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। चाहे बेशक गलत ही क्वेश्चन का आप जवाब आपको आता है, लेकिन आपने क्या करना है, क्वेश्चन का जवाब देना ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1916। उसके बाद हमारा देखिए एक्ट आया 1919 का जो एक्ट है, और उसके कुछ की फीचर देखते हैं। देखिए क्या क्या जो की फीचर हैं इसके, हम वो देखते हैं। देखिए 1919 का जो हमारा देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके अंदर सबसे पहले हमारा क्या हुआ, इसी दौरान हमारा देखिए एक तो आपको पता है, देखिए 1919 के अंदर एक जो आपका क्या हुआ था, हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग, ठीक है। बीच बीच में थोड़ी मैं हिस्ट्री के भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जो सेशन आता है तो आपको क्या है, एक अगर मैं बोलता हूँ 1919 तो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट पता होने चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आपका जो आया था, रॉल्ट एक्ट हुआ था, ये सारे क्या है 1919 के ही सारी घटनाएं हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, दिस एक्ट वाज नोन एज मॉन्टेग्यो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। मॉन्टेग्यो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं 1919 एक्ट को, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एसएससी सीजीएल में आपको पूछा गया है कि विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आज नॉन एज मॉन्टेग्यो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसको बोलते हैं आपका 1919 का हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट है आपका इसी एक्ट का, द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट वर इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेचर। हमारी जो केंद्रीय और आपकी जो प्रांतीय लिस्ट होगी वो क्या कर दी गई, जो हमारी विधान आपके परिषद हैं उसमें इंट्रोड्यूस करने लगे। और दिस वाज द नोन एज द सिस्टम ऑफ डायरेक्टरी, अद्वैत शासन, ठीक है। जो द्वैत शासन कहाँ हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ हमारा 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, जो डायरेक्टरी आपका जो शासन है, ठीक है। उसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बाइफरफेट इनटू अपर हाउस, और जो हमारी विधान परिषद थी उसको हमारे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर हाउस और लोअर हाउस। जैसे हमारी क्या है आपकी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो वैसे ही अपर हाउस और लोअर हाउस में डिवाइड कर दिया गया। तो इसी को क्या बोलते थे हम, इसी को बोलते हैं डायआर्चरी, यानी कि द्वैत शासन की प्रक्रिया, ठीक है। तो डायआर्चरी सिस्टम यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक फंक्शन के अंदर आया। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम टू द सिख, क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियन यूरोपियन। तो एक और इन्होंने बाइफरकेट किया, देखिए सिखों को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को क्या कर दिया गया, सेपरेट इलेक्शन के जो सिस्टम है, इलेक्शन को जो कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया। मेनली इनका मोटो वही था, देखिए फूट डालना है, ठीक है। पहले इन्होंने क्या है, मुस्लिम को अलग से जो सेपरेट इलेक्टरल सिस्टम के तहत इनको क्या कर दिया गया, अधिकार दिया गया। फिर इन्होंने क्या कर दिया, सेपरेट इलेक्टरल एक्सटेंड कर दिया हमारा सिख को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को, ठीक है। तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें क्या है हमारे ग्रुप्स बन गए, और उससे क्या हो, ये आपस में ही लड़ते रहे और उनका जो रूल है और ज़्यादा आगे खिंचता गया, ठीक है। इनका मेन यही मोटो था इन चीज़ों का। फिर आया देखिए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको एक्ट को देखिए मैं बोलता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 9 स्टार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी एक्ट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पॉइंट्स है वो डायरेक्ट हमारे क्या कर दिए गए थे, थोड़े से डेवलपमेंट के बाद यूज़ करे गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगर बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो अगर बात करता हूँ सोर्सेज क्या क्या हैं, तो पहले तो हमारे सोर्सेज थे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी एक्ट से जो इतनी भी पॉलिसी इन्होंने हमारी क्या कर दी थी, इंट्रोड्यूस करी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, प्लस इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी हमारे जो नुमाइंदे थे इन्होंने मिलके, प्लस हमारा क्या है कुछ फॉरेन आपके कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करे थे। जैसे बात करता हूँ साउथ अफ्रीका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, रशिया है, आयरलैंड है। ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे जब हम देखेंगे कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे जो हमने फॉलो किए हैं फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो 1935 एक्ट क्या है, सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस थे इसके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इसीलिए इन सारे एक्ट को पढ़ाया जाता है। इसीलिए देखा जाता है कि कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे स्टेजेस हुई हमारी इंडिया की, आपके चार्टर एक्ट से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक, और क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई जो कि क्या है अहम रोल निभाती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहला की पॉइंट है, द पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट आर डिवाइडेड इन टर्म ऑफ फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंस लिस्ट। अभी देखिए आपको पता है कि हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं, एक तो आपके देखिए, तो उसी तरीके से क्या है हमारी कॉन्करेंस लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट है और फेडरल लिस्ट है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया पावर को, कि भाई प्रांतीय है लिस्ट में और प्रोविंशियल लिस्ट में, और आपके क्या है संवर्ती में और आपका फेडरल लिस्ट में, ठीक है। डायरेक्टरी का जो आपका शासन था उसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। डायरेक्टरी वाज अबॉलिश इन द प्रोविंसेस, और उनको प्रांत में कन्वर्ट कर दिया गया, जो हमारी द्वैत शासन की प्रक्रिया थी, और उसको अडॉप्ट किया गया एट द सेंटर एंड द ट्रांसफरेबल एट द रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट की पॉइंट है हमारा द लेजिस्लेटिव ऑफ द बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस वर मेड बाई कैमरल। ठीक है, तो इन सबको क्या है, हमारा बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, बिहार, असम को यूनाइटेड प्रोविंस बना के और बाकी को क्या कर दिया गया, बाई कैमरल बना दिया गया। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935। देखिए 1935 में हमारा जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इसको स्थापना की। देखिए जितने लोगों ने, देखिए फाइनेंस आपका जो बात करता हूँ मैं, फाइनेंस की वीडियो देख ली है मेरी, जिसमें मैंने इंडियन इकोनॉमी के फाइनेंस सिस्टम को पढ़ाया है। उसमें पढ़ाया था वेरियस टाइप ऑफ बैंकिंग और बैंकिंग रिवॉल्यूशन, ठीक है, डिस्कस किया था। तो आपको मुझे बताना है कि जो एलपीजी, ठीक है, एलपीजी मॉडल है उसको इंट्रोड्यूस कब किया था, ठीक है, और जिसको बोलते हैं हम क्या है, बैंकिंग रिफॉर्म आए थे, वो कौन से सन में आए थे, और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी मॉडल, और वो कौन कौन जो लोग थे जिसको जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था भारत के अंदर, और कौन से सन के अंदर किया था, कौन से सेशन के अंदर किया था, कौन से ईयर के अंदर किया था। ठीक है, आपको मुझे बताना है, और आपको नहीं पता है तो आप जाके पहले इकोनॉमी की वीडियोस को देखिए और उसमें देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, और आपने ये चीज़ों को आप इजीली क्लियर कर पाओ। ठीक है, फिर आया देखिए हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 1947 का हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और देखिए इसमें हमारा क्या चीज़ देखी हुई हमारी, देखिए क्या क्या की पॉइंट्स है हमारा। प्रोवाइडेड एन एनएचमेंट ऑफ द माउंट बैटन प्लान फॉर द जून 3 1947। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, माउंट बैटन प्लान हमारा आया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारा कि जो माउंट बैटन प्लान है, ठीक है, जो आपका माउंट बैटन प्लान है ये कब आया है। ठीक है, तो माउंट बैटन प्लान आपका आया है 3 जून 1947, और एंडेड द ब्रिटिश रूल एंड डिक्लेयर इंडिया टू इंडिपेंडेंस फ्रॉम 15 अगस्त 1947। और इन्होंने यहाँ पर एक ही बोला कि भाई जो ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म हो गया है, और इन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंस हमारा क्या है वो आपका अनाउंस कर दिया जाएगा 15 अगस्त 1947 को, जो हमारे किस में था मेंशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसीलिए इसको क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ एग्जाम के लिए। ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसी में इन्होंने बात करी पार्टीशन की बात करें कि भाई भारत को हम डिवाइड करेंगे हमारे दो आपके उसके अंदर, एक तो भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा। फिर आगे चल के फिर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बांग्लादेश आपका जो वाला पोर्शन है और आपका पाकिस्तान वाले पोर्शन के ऊपर। ठीक है, जिसको हम बोलते थे ईस्टर्न पाकिस्तान या फिर वेस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है, उसको भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑफिस ऑफ द वायसराय वॉज अबॉलिश, जो हमारा वायसराय का ऑफिस था उसको अबॉलिश कर दिया गया, और उसको क्या बना दिया गया, 2 डोमिनियंस बना दिया गया, वर हैव द गवर्नर्स, जिसके क्या है 2 गवर्नर रहेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द 2 डोमिनियंस वर हैव टू पावर टू लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। और इन्होंने बोला कि भाई जो हम इंडिया को डिवाइड करने के बाद, ठीक है, जो 2 पार्ट बनाएंगे उसके अंदर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होंगी, ठीक है, जो हमारी जो क्या है संविधान सभा होंगी, वही क्या करेंगी, शासन करेंगी जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता। ठीक है, यानी कि क्या है, वो तो एक तरीके से क्या है, हमारी एक तरीके से गवर्नमेंट के तौर पे काम करेंगे जब तक हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बन के इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता। ठीक है, तो 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएंगी दोनों डोमिनियन स्टेट्स के लिए, और वो क्या करेंगे, हमारी लेजिस्लेटिव पावर को संभालेंगी। ठीक है, तो ये थे हमारे देखो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या हुआ, एक्चुअल मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ है, क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं आपने। ठीक है, तो ये हम लास्ट इसके बाद सेकंड जो वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, और जितने भी लोगों ने ऑलरेडी हमने हमारा जो आपका बात करता हूँ इकोनॉमी का सेशन ले लिया है, तो आप देखिए उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना रिवीजन, और उसके बाद आप अपना जितने भी पावर पॉइंट आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैंने वो भी डिस्कस करा रहा था, तो आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बेसिकली क्या है, मैंने बात कर रखा है, अगर बात करता हूँ जो मैंने जो पार्ट कवर करे थे उनके बारे में। ठीक है, थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ, जिन लोगों ने ऑलरेडी कवर नहीं किया है तो वो लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे जो इकोनॉमी के पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 है, यहाँ पर मैंने क्या है कंप्लीट इकोनॉमी को डिस्कस किया है। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर मैंने डिस्कस किया था हमारा जो बेसिक टाइप ऑफ इकोनॉमी है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, ओपन और क्लोज इकोनॉमी डिफरेंस, बेसिकली हमारी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये सब हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किए थे। सेकंड पार्ट में हमने कवर किया था, देखिए प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग के क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, नीति आयोग है, क्या क्या मेंबर्स हैं, फिजिकल पॉलिसी एंड रिवेन्यू, इंडिया कैसे रिवेन्यू जनरेट करता है, कैसे रिवेन्यू का एक्सपेंडिचर होता है, क्या क्या बिल्स होते हैं। ठीक है, जीएसटी के बारे में देखा था, फिर हमने जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, एक कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्या इसके रेफरेंसेस थे। वेट है जो कि वैल्यू एडिड टैक्स है। ठीक है, वेरियस आपके डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखा था। बैंकिंग और आपके जो रिफॉर्म्स हैं, आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है,
थर्ड पार्ट में हमने कवर किया था आपका बैंकिंग सिस्टम को, इन्फ्लेशन है, आपका डिफ्लेशन है, डीवैल्यूशन है, आपका डीमोनेटाइजेशन है, ठीक है, करंट जितने भी हमारी करेंसी प्रेस हैं आपकी, और करंट में कितनी प्रेस अभी वर्किंग है, ठीक है, मिंट कितनी है हमारे पास, मिंट जो कि हमारे जो इंडिया के क्या करती हैं, करेंसी के कॉइन बनाती हैं, ठीक है, बैंकिंग डेवलपमेंट को देखा था। फिर उसके बाद इंटरनेशनल आपने जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आपके बात करते हैं एडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, आईएमएफ है, इन सबको देखा था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखिए बेसिकली क्या करना है, आप क्या करते हो, आप वीडियोस को देखोगे, वीडियो देखने के बाद आपने ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, और वीडियोस को सिर्फ आपने क्या करना है, बहुत आपने क्या है सिंपल, आपने वीडियो को स्पीड पे देखना है, ठीक है। अगर जिन्होंने एक ऑलरेडी देखा हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा हुआ तो फर्स्ट टाइम वीडियो देखिए, और आपको क्या है वीकली उसको रिवाइज करिए, ठीक है। संडे टू संडे आपने वीडियो को रिवाइज करना है, ताकि क्या है आपका जो सिलेबस है वो आपके क्या है माइंड में घूमता रहे। बिकॉज जनरल स्टडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जनरल स्टडी आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, बिकॉज अगर आप रिविजन में नहीं रखो, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है चीज़ों को। और देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम मेकिंग कैसे हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के बाद हमने क्या क्या देखिए, हमने नेक्स्ट चीज़ें देखनी है आपने, जैसे हमारे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी आगे चल के ली पाई, और हमने कैसे अपना जो डेवलपमेंट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल के बारे में, ठीक है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल आईडी, पर्सनल मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और डेली करंट अफेयर के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ, ठीक है। बी डिफरेंट, बी डिफरेंशियल।